नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज सर आज फिर एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और अपने उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर, जिस लक्ष्य को लेके हम लोग यहां उपस्थित हुए हैं, उसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है, प्राय एग्जाम वगैरह में अक्सर इससे मिलता है। टॉपिक का नाम है पर्सनालिटी। टॉपिक का नाम पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व। ठीक, ये है पर्सनालिटी। व्यक्तित्व एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार का कोई शिक्षक भर्ती का एग्जाम, यदि आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अमूमन इस टॉपिक को देखना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने इस जो आज का सेशन है, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, यानी इस सेशन पे चलने से पहले निवेदन करेंगे कि आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्र मंडली में हमारे इस YouTube चैनल के लिंक को प्रोवाइड कीजिए, भेजिए, ताकि उन्हें भी इस तरह के जो चीज़ें हैं वो मुफ्त में उपलब्ध हो सकें। चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व नाम से तो स्पष्ट है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। व्यक्तित्व को सामान्यतः अगर देखा जाए तो व्यक्ति के शारीरिक सौष्ठव, व्यवहार, आदत या अन्य किसी भी प्रकार के पद गौरव को शामिल किया जाता है कि व्यक्ति का जो शारीरिक बनावट है, जो व्यक्ति का रूप रंग है, जो उसका शारीरिक सौष्ठव है, जो पद गौरव है, आदि के रूपों में हम व्यक्तित्व को जानते हैं कि ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व दरअसल अगर देखा जाए तो शारीरिक, मन, बुद्धि, आत्मा और अहंकार की जो अधिकता होती है, प्राय उसी को व्यक्तित्व कहा जाता है। यानी व्यक्ति के शरीर, मन, बुद्धि या अन्य प्रकार के जो अहंकार हैं, अन्य प्रकार का जो उनका विचार है, उसी को हम व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं, उसी को हम पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। देखिए, पर्सनालिटी दरअसल यह व्यक्तित्व का जो अंग्रेजी वर्जन है वो पर्सनालिटी है। और पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा का शब्द परसोना से बना है। किससे बना है? परसोना से। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। परसोना यानी ये लैटिन भाषा का शब्द, चूंकि अंग्रेजी का पर्सनालिटी लैटिन भाषा के शब्द परसोना से बना है और जिसका अर्थ है टू मास्क, मीन्स मुखौटा कह लें आप, नकली चेहरा कह लें, नकली चेहरा कह लें, या कोई मुखौटा कह लें जो व्यक्ति धारण करता है और उसी नकली चेहरा के आधार पर, उसी व्यक्तित्व के आधार पर प्राय हम उसको जानते पहचानते हैं। यानी जो भी अभिनय है, नाटक है, रंगमंच है या अन्य प्रकार के जो साहित्यिक प्रोग्राम वगैरह होते हैं, उसमें व्यक्ति यदि किसी प्रकार का कोई मुखौटा धारण करता है, नकली चेहरा लगाता है, तो प्राय हम उसके उस व्यक्तित्व से
परिचित होते हैं जिसका उसने मास्क पहना हुआ है, ठीक है, वही उसका व्यक्तित्व होता है। देखिए, व्यक्तित्व चूंकि एक बाहरी वेशभूषा को हम व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं, या फिर एक प्रकार से व्यक्तित्व के बाहरी बनावट के साथ साथ व्यक्ति के आंतरिक जो गुण होते हैं, प्राय वह भी व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। यानी अगर कहा जाए तो व्यक्ति का जो एक बाहरी बनावट है, रूप रंग, शारीरिक बनावट, ठीक है, इसके साथ साथ उसके पास कुछ आंतरिक गुण होगा, तो उन सभी गुणों का जो संगठन होता है उसी को हम व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक, अगर व्यक्तित्व की परिभाषा की बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को परिभाषित किया। ठीक, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी तो एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, एग्जाम वगैरह में खासा ये मिलता है कि पर्सोना शब्द, लैटिन भाषा का पर्सोना शब्द किस शब्द के आधार पर या किस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो पर्सनालिटी शब्द से हुई है, या पर्सनालिटी का लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, पर्सोना। ठीक है, यानी टू मास्क मुखौटा। अब देखिए एक चीज और भी है गाइस, ये जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी पर्सनेयर शब्द से भी बना हुआ है। ठीक, पर्सनेयर शब्द, ठीक है, ये पर्सनेयर शब्द से भी बना है। यानी इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब टू साउंड, यानी आवाज के सादृश्य या किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि है उसके सादृश्य, ध्वनि के सादृश्य। ठीक, ये ध्वनि के सादृश्य है, टू साउंड है। इसका मतलब है कि व्यक्तित्व को हम नकली चेहरा के आधार पे तो पहचानते ही थे, इसके अलावा उनके ध्वन्यात्मक संकेत के आधार पर भी प्रायः हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति का ये व्यक्तित्व है, ये पर्सनालिटी है उसका। ठीक, तो ये तो चीजें स्पष्ट हो गई। इसके बाद हम कुछ परिभाषा की बात कर लें। कुछ ऐसे विचारक हैं, कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसकी परिभाषा दी। सबसे पहले हम वुडवर्थ की बात कर लें। आप जो है पेन कॉपी ले लीजिए फटाफट, और जो महत्वपूर्ण विचारक हैं हमने उन्हीं को लाया है और उनके विचार को हम बता रहे हैं, आप नोट करते जाइए। काफी ज्यादा सहयोग होगा आपका, सहायताफुल होगा ये। ठीक है, तो वुडवर्थ का कथन है, क्या कथन है, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण गुणात्मकता है। ठीक, ये परिभाषा हो गई वुडवर्थ। प्रायः वुडवर्थ ने परिभाषा दिया था, व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण गुणात्मकता को कहा जाता है। ठीक है, यानी संपूर्ण जो गुणात्मकता है प्रायः वह व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। ठीक, दूसरी परिभाषा, ये भी एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको नोट कर लीजिए। जेम्स ड्रेवर की परिभाषा देख लेते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, ठीक, जेम्स ड्रेवर का व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग, व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग, व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग गत्यात्मक या व्यक्ति के शारीरिक, व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक,
गुणों का गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन है। ठीक, ये परिभाषा किसकी है? जेम्स ड्रेवर की है। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं? व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। ये प्राय कथन जेम्स ड्रेवर का है। ठीक, इसके बाद हम आगे दूसरी परिभाषा की बात कर लें। ठीक, दूसरी परिभाषा देखिए, ये तो हो गया, ये दोनों हो गया, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप बात कर लीजिए ड्रेसशील। ड्रेसशील की क्या परिभाषा है? व्यक्तित्व व्यवहार, व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है। प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है। यानी व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में, जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन, व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में, व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में क्या होता है? अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त होता है। ठीक है, ये ड्रेसशील का कथन है। ड्रेसशील कहते हैं व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। ठीक है, अगली परिभाषा देख लें हम। अगली परिभाषा अल्पर्ट की, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये एग्जाम वगैरह में अक्सर मिल जाता है। अल्पर्ट का कथन क्या है? अल्पर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तथा गत्यात्मक उन मनोशारीरिक तंत्रों का, यहीं लिख लीजिए, तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में, जो वातावरण में, जो वातावरण में उसके अपूर्व, उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक है, ये परिभाषा आपका अल्पर्ट देगा। यानी अगर हम देखें तो प्राय 4 परिभाषाएं आपके पास हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली परिभाषा वुडवर्थ महोदय की है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण गुणात्मकता है। ठीक है, फिर जेम्स ड्रेवर का क्या कथन है? व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों का गत्यात्मक संगठन। ठीक है, ड्रेसशील क्या कहते हैं? देखिए, व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। ठीक, अल्पर्ट का क्या कथन है? अल्पर्ट का व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ विचारक हैं जिनके कथन वगैरह अक्सर एग्जाम में मिलते हैं कि इनके कौन से कथन हैं या यह कथन किसके हैं, किस मनोवैज्ञानिकों का ये विचार है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये
कथन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर आगे चले हम। देखिए, व्यक्तित्व को अगर हम इसके विकास की बात कर लें, व्यक्तित्व के विकास की, व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, व्यक्तित्व का विकास, अगर व्यक्तित्व के विकास की बात किया जा रहा है तो प्रायः ये अनेक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं व्यक्ति के, और प्रायः उनका विकास किया जाता है। यानी अब हम बात कर लें किसी अच्छे व्यक्तित्व के बालक की, मनुष्य की, व्यक्ति के, तो इसका मतलब है कि हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसने कैसे विकसित किया है इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अगर हमारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, इसका मतलब हमने उस व्यक्तित्व को विकसित किया है, उसका विकास किया है, और उसके लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे ऐसे वस्तुएं होती हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को विकसित करता है। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है प्रायः घर से लेके घर, परिवार, माता पिता, पास पड़ोस, समाज, ठीक है, और विद्यालय, मित्र मंडली, ये सारे लोग तो प्रभावित कर ही रहे हैं उसको, और उसके साथ साथ उसका जो वंशानुक्रम है वह भी कहीं ना कहीं उसके विकास को प्रभावित करता है, चाहे वो अच्छा व्यक्तित्व के रूप में, चाहे वो बुरा व्यक्तित्व के रूप में। ठीक है, तो ये सारे कारक हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं या व्यक्ति के विकास, व्यक्तित्व के विकास में सहायता पहुंचाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगर हम चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि इसके कौन कौन से व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रियाओं में शामिल है, कौन कौन सा, जैसे घर हो गया, परिवार हो गया, माता पिता, मित्र मंडली, पास पड़ोस, समाज, विद्यालय व वंशानुक्रम, साथ ही साथ वातावरण भी है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी एक भूमिका होती है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरह से है, और बहुत अच्छा व्यक्तित्व है इसका मतलब है कि या तो उसका वातावरण अच्छा रहा होगा जहां पे बच्चा पल बढ़ रहा है, या फिर उसके घर परिवार, माता पिता, मित्र मंडली, पास पड़ोस, समाज या विद्यालय बेहतर होगा। ठीक है, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। यहां तक तो चीजें कंफर्म है। चलिए आगे चलते हैं और व्यक्तित्व के प्रकार की हम बात कर लें। व्यक्तित्व के अगर प्रकार की बात कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्तित्व कई प्रकार का होता है। ठीक है, अगर हम व्यक्तित्व के प्रकार की बात करें तो कई प्रकार का व्यक्तित्व है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं हमारे साथ जो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे उसी में हम बात कर लें, व्यक्ति का जो वातावरण है, ठीक है, वातावरण है वह भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। व्यक्ति का जो अधिगम प्रक्रिया है वो भी प्रभावित करती है। व्यक्ति की जो शारीरिक संरचनाएं हैं वो भी प्रभावित करती हैं, और व्यक्ति की ग्रंथि संरचनाएं प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो जैसे आप बात करिए शारीरिक संरचनाएं। ठीक, पहला है शारीरिक संरचनाएं। ठीक, अब शारीरिक संरचनाएं यानी शरीर का जो बाह्य रूप, रंग है, शक्ति, संगठन, माप, उचित अनुपात आदि के आधार पर यदि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है
तो प्रायः उसको हम क्या कहते हैं कि ये शारीरिक संरचनाओं के आधार पर व्यक्ति का विकास हुआ है। यानी जो शारीरिक बनावट है, जो शारीरिक रूपरेखा है, जो शारीरिक रूप रंग है, यानी उसके आधार पर जो व्यक्तित्व का विकास होता है उसको हम शारीरिक संरचनाओं का एक आधार मानते हैं। ये विकास इसके शारीरिक संरचना के आधार पर देखा गया। ठीक है, दूसरी बात कर लीजिए आप, ग्रंथियों के आधार। ठीक है, ग्रंथियों के आधार यानी व्यक्तित्व के विकास में जो व्यक्ति की ग्रंथियां हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर रखती है। यानी ग्रंथि रचना के आधार पर, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का विकास होना। ठीक है, अब कुछ ऐसी आंतरिक ग्रंथियां होती हैं जिनसे जो श्राव निकलता है वह श्राव कहीं कि न कहीं हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। श्राव की अधिकता हो जाए, श्राव की कमी हो जाए, ग्रंथियों से जो श्राव निकलता है उसकी अधिकता या कमी भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम बात कर लें, एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि देखिए ये आपके विकास को प्रभावित कर रही है। कैसे प्रभावित कर रही है? चूंकि एड्रिनल ग्रंथि की अगर हम बात करें तो प्रायः यह कूल्हों के ऊपर की एक छोटी सी ग्रंथि है ना। क्या है ये? कूल्हों के ऊपर की एक छोटी सी ग्रंथि, एक छोटी सी ग्रंथि यानी कूल्हों के ऊपर की एक छोटी सी ग्रंथि है जो कहीं ना कहीं पीलापन लिए हुए होती है, जो पीलापन लिए हुए होती है। ठीक है, पीलापन लिए हुए होती है। यानी ये ग्रंथि जो होती है वह कूल्हों के ऊपर होती है और प्रायः ये पीलापन लिए हुए होती है और इसमें से एक एड्रेनिन नामक श्राव निकलता है। ठीक है, एड्रेनिन नामक श्राव निकलता है। ये जो एड्रेनिन नामक श्राव होता है ये क्या करता है? ये व्यक्ति को उत्तेजित करता है, यानी व्यक्ति को उत्तेजित करता है। ठीक है, समझ रहे बात? यानी ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि जो एड्रिनल ग्रंथि होती है यह एड्रिनल ग्रंथि कहीं ना कहीं हमारे विकास को प्रभावित करती है। कैसे? वैसे होती क्या है ये? दरअसल एड्रिनल ग्रंथि कूल्हों के ऊपर ये होती है। ठीक है, कूल्हों के ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो पीलापन लिए हुए होती है, उसमें से एक एड्रेनिन नामक श्राव निकलता है और उसी एड्रेनिन नामक श्राव के आधार पर हम उत्तेजित होते हैं किसी कार्य को करने के लिए, किसी भी प्रकार से कहीं गतिमान होने के लिए, क्रियाशील होने के लिए प्रायः हम यदि उत्तेजित होते हैं तो वह किसकी वजह से? वह एड्रेनिन नामक श्राव की वजह से उत्तेजित होते हैं। जैसे कोई फुटबॉल का खिलाड़ी हो और वह इतना ज्यादा उत्तेजित हो कि वो कहे कि हम सारे मैच को जीतेंगे, तो इसका मतलब है कि उसमें एड्रेनिन नामक वह श्राव निकला और वह उसको इतना समर्थन दिया, इतना उत्तेजित किया कि प्रायः वह इस तरह का कमिटमेंट करने लगता है, पक्का इरादा बना लेता है। ठीक है, तो यह एड्रेनिन नामक ग्रंथि होती है। ठीक, आगे चलें। चलिए आगे दूसरा देख लेते हैं। दूसरी ग्रंथि का नाम है गोनाड्स ग्रंथि। गोनाड्स, ठीक है, ये गोनाड्स ग्रंथि क्या होती है? देखिए गोनाड्स ग्रंथि दरअसल ये लिंग संबंधी ग्रंथि है। ठीक है, लिंग संबंधी ग्रंथि है गोनाड्स ग्रंथि। यह प्रजनन प्रक्रिया में सहयोग देती है।
यानी प्रजनन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है ये, ठीक है। प्रजनन प्रक्रिया के लिए ये मुख्यतः उत्तरदायी होता है, ठीक, गोनाड्स ग्रंथि। और ये एक प्रकार से शारीरिक उत्पत्ति तथा व्यक्तित्व के विकास में सहायता पहुंचाता है। शारीरिक उत्पत्ति तथा व्यक्तित्व के विकास में विशेष भूमिका पहुंचाता है। शारीरिक उत्पत्ति व व्यक्तित्व के विकास में इसकी भूमिका होती है, ठीक है। यहां तक तो चीजें स्पष्ट है। गोनाड्स ग्रंथि लिंग संबंधी ग्रंथि होती है जो प्रायः प्रजनन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होती है, और ये शारीरिक उत्पत्ति तथा व्यक्तित्व के विकास में विशेष भूमिका निभाती है, ठीक है। चलिए अगली ग्रंथि की बात कर लें। अगली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि ये क्या होती है? देखिए, थायराइड ग्रंथि, दरअसल थायराइड ग्रंथि का मतलब है कि यह एक श्वास नली के ऊपर, यानी व्यक्ति के श्वास नली के दोनों तरफ, इधर और इधर, यानी इधर उधर कह लें हम इसको, इधर उधर ये स्थित होती है। यानी ये ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि, श्वास नली के इधर उधर होती है, और वो भी दो छोटे गोले आकार में, दो छोटे गोले आकार में, ठीक है। ये ग्रंथि प्रायः थायराइड ग्रंथि क्या होती है? ये श्वास नली के लेफ्ट और राइट होती है, और प्रायः ये दो छोटे गोलों के आकार में होती है, ठीक है। अब माफी चाहेंगे। ये जो ग्रंथि है जो दो छोटे गोले आकार में होती है, प्रायः इसमें से भी एक स्राव निकलता है, ठीक है। और उस स्राव की यदि अधिकता हो जाए, स्राव की यदि अधिकता हो जाए, तो प्रायः व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आ जाता है। क्या आता है? चिड़चिड़ापन, ठीक, चिड़चिड़ापन आ जाता है। गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है, वो गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है। क्रोधित हो जाता है, वो बहुत ज्यादा क्रोधित होता है, और प्रायः बेचैन हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है? ये थायराइड ग्रंथि के आधार पर होता है। यानी थायराइड ग्रंथि श्वास नली के इधर उधर स्थापित होती है, वो भी दो छोटे गोले आकार में। प्रायः इसमें से जो स्राव निकलता है, थायराइड ग्रंथि स्राव जो निकलता है, उसकी अधिकता की वजह से प्रायः व्यक्ति थायराइड के प्रॉब्लम से पीड़ित हो जाता है, और वह उसका जो व्यक्तित्व है, स्वभाव है, वो चिड़चिड़ापन हो जाए, गुस्सैल हो जाए, क्रोधित हो जाए, या फिर प्रायः वह बेचैन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें रही यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं आज, और बहुत ही केयरफुली आप इसको नोट कीजिए, रखिए अपने पास। पिट्यूटरी ग्रंथि यह खोपड़ी के आधार में स्थित होती है। यह खोपड़ी के आधार में क्या होता है? स्थित होता है, ठीक है। ये खोपड़ी के आधार में स्थित होता है। दूसरे कि यह दो गोलार्धों में बटी हुई होती है। यह दो गोलार्धों में बटी हुई होती है, बटी होती है, ठीक है। यह दो गोलार्धों में बटी होती है, और प्रायः ये शारीरिक वृद्धि को उत्तेजित करती है। ये क्या करती है? ये शारीरिक वृद्धि को उत्तेजित करती है। उत्तेजित है यार, हाँ ठीक है, उत्तेजित, उत्तेजित करती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि शारीरिक वृद्धि को ये
उत्तेजित करती है और प्रायः श्राव की अधिकता की वजह से व्यक्ति में दानव प्रवृत्ति आ जाती है। यानी श्राव की अधिकता के कारण व्यक्ति क्या होता है, दानव प्रवृत्ति का हो जाता है। ठीक है, दानव प्रवृत्ति का हो जाता है। यानी जिस पिट्यूटरी ग्रंथि से जो श्राव निकलता है उसकी यदि अधिकता हुई तो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो कैसा हो जाता है, वो दानव की तरह हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अगली ग्रंथि का नाम है हमारा थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि या इसी को हम क्या कहते हैं, पिनियल ग्रंथि। क्या कहते हैं, पिनियल ग्रंथि। ठीक है, ये पिनियल ग्रंथि, ये होता क्या है देखिए, थाइमस ग्रंथि या पिनियल ग्रंथि लैंगिक विकास व लैंगिक उत्पत्ति में इसका विशेष महत्व होता है। यानी लैंगिक विकास व लैंगिक उत्पत्ति में इसकी भूमिका होती है, विशेष भूमिका होती है। ठीक है, लैंगिक विकास व लैंगिक उत्पत्ति में इसकी विशेष भूमिका होती है। किसकी, ये थाइमस ग्रंथि की या पिनियल ग्रंथि। ठीक है, तो यहां तक तो चीजें कंफर्म हो गई। यानी थाइमस ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि ये क्या करती है, लैंगिक विकास व लैंगिक उत्पत्ति में इसकी विशेष भूमिका होती है। यदि पिनियल नामक श्राव या पिनियल ग्रंथि से या थाइमस ग्रंथि से जो श्राव निकलता है यदि उसकी अधिकता होती है तो प्रायः लैंगिक विकास और लैंगिक उत्पत्ति प्रभावित होती है, जिसके आधार पर उसके व्यक्तित्व पर कहीं ना कहीं वो प्रभाव डालती है। ठीक है, चलिए यहां तक तो चीजें स्पष्ट हैं। इसके बाद हम बात, दो चीजें और बच रही हैं हमारे। एक तो शारीरिक संरचना के आधार पर हो गया, दूसरी ग्रंथियों के आधार पर हो गया, तीसरा वातावरण। यानी वातावरण है और अधिगम है। ठीक है, इसके भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखे जाते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व पर। वातावरण यानी एनवायरमेंट, बच्चा किस वातावरण में है, उसका माहौल कैसा है, उसका समाज कैसा है, उसका पर्यावरण कैसा है, उसके आधार पर भी प्रायः व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। ठीक है, और दूसरा अधिगम प्रक्रिया, किसके सानिध्य में रह के बच्चा लर्निंग कर रहा है, किसके सानिध्य में रह के वह अधिगम करता है। यानी वो अधिगम की प्रक्रिया भी उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। अब पता चले कि आप ऐसे व्यक्ति से अधिगम कर रहे हैं जो मुंह में गुटखा खाता हो, मुंह में कुछ ना कुछ खाता हो, नशीली पदार्थ का सेवन करता हो, गुटखा पुकार पान ये सब चबाता रहता हो, और आप उसी से अधिगम करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपके बच्चे पर सीधा प्रभाव उसका पड़ेगा। बहुत सारे ऐसी कोचिंग में भी मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टाफ सर लोग हैं, टीचर लोग हैं जो गुटखा खाते रहते हैं और प्रायः बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, संदेश, न्यूज, सूचना, इंफॉर्मेशन सब कुछ प्रोवाइड करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता शायद इनको कि इसका भी प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ेगा, उस बालक के व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा और कल वह भी उसी गुटखे में शामिल हो जाएगा, आपके गैंग में वो शामिल हो जाएगा। तो इसलिए जो है प्रायः अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ चीजें हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। अगर उसके आधार पर हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है तो वो उसका प्रभाव। ठीक है, चलिए यहां तक कंफर्म हो गया। अब हम व्यक्तित्व के प्रकार की बात कर लें, व्यक्तित्व के प्रकार या टाइप की बात कर लें, व्यक्तित्व के प्रकार। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत ही काम का होगा, बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी आज का सेशन थोड़ा सा लॉन्ग होगा, मुझे पता है, क्योंकि एक टॉपिक जो है वो काफी लंबा टॉपिक है और अंत तक आप रहिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मिलेंगी जो शायद ही कहीं मिले, किसी चैनल पे मिल जाए, किसी संस्था से मिल जाए। मुश्किल है ऐसी चीजें मिलना जो आज मैं आपको देख के जाऊंगा। ठीक है, हम व्यक्तित्व के प्रकार की बात करते हैं। देखिए व्यक्तित्व का प्रकार अगर देखा जाए तो मुख्यतः ये 3 प्रकार से देखे जाते हैं। यानी जब व्यक्तित्व के प्रकार की बात आती है कि हम ये कहें
कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण कैसे किया जाए, तो इसे 3 पक्षों के आधार पर देखा जाता है। पहला है टाइप, यानी क्या है ये, प्रकार के आधार पर वर्गीकरण है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ट्रैट, यानी क्या कहते हैं इसको, शील गुण के आधार पर, ठीक है, शील गुण के आधार, ठीक। और तीसरा जो आता है एनालिसिस, यानी विश्लेषण के आधार पर। ये 3 बिंदु हैं आपके। अगर हमें व्यक्तित्व को देखना है, व्यक्तित्व के प्रकार को देखना है, तो प्रायः 3 बिंदुओं पर हमें विस्तृत चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक। टाइप यानी प्रकार उसका, ट्रैट यानी शील गुण उसका, और एनालिसिस यानी विश्लेषण के आधार पर, ठीक है। और वो भी जो एनालिसिस है वह भी व्यक्तित्व के लिए बहुत खासा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम बात टाइप की कर लें। देखिए, जब हम व्यक्तित्व के प्रकार की बात करते हैं, टाइप की बात करते हैं, इसे मुख्यतः 2 रूपों में देख लेते हैं, ठीक है। 2 रूपों में देख लेते हैं। एक को हम भारतीय दृष्टिकोण कह लें, ठीक है, और दूसरे को पाश्चात्य दृष्टिकोण कह लें, ठीक। ये चीजें आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व के प्रकार में प्रायः टाइप में अगर जाएं तो भारतीय दृष्टिकोण में, यानी भारतीय विचारधारा के आधार पर भी व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, और पाश्चात्य विचारधारा के आधार पर भी व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, ठीक। तो ये तो चीजें आपके टाइप के आधार पर है, टाइप यानी श्रेणी के आधार पर हम बात कर ले, ठीक है। दूसरी बात हम कर लेते हैं ट्रैट यानी शील गुण का। तो ट्रैट क्या है, यानी शील गुण क्या है, ये शील गुण का एक सिद्धांत होता है, ठीक है। शील गुण का एक सिद्धांत होता है, यानी इन्हीं शील गुण सिद्धांतों के आधार पर भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक। तो ये मुख्यतः 2 रूपों में देखा जाता है। अगर इसको हम बात करें तो इसको हम 2 रूपों में मान लेते हैं। एक में कैटल साहब को रख लें, कैटल साहब को रख लें, और दूसरे में अल्पोर्ट साहब को रख लें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बारीकी से देखिएगा, एकदम गहन चीजें मैं दूंगा आपको, ठीक। ट्रैट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैट यानी शील गुण के सिद्धांत के आधार पर व्यक्तित्व में 2 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा आता है। एक कैटल साहब को आता है और दूसरा अल्पोर्ट साहब को आता है, ठीक। और यहां टाइप की अगर हम बात करें, प्रकार श्रेणी के आधार पर जो वर्गीकरण व्यक्तित्व का किया गया है, उसमें एक भारतीय दृष्टिकोण आता है और एक जो है पाश्चात्य दृष्टिकोण आता है, ठीक। अब बात हम क्या करते हैं, एनालिसिस क्या करते हैं, विश्लेषण के आधार पर या विश्लेषणवाद के आधार पर। विश्लेषणवाद का सिद्धांत है, इसके आधार पर क्या है, तो विश्लेषणवाद के आधार पर भी प्रायः 2 मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है। एक में आपके बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम शायद आप जानते भी होंगे, और अगर हम बता दें तो शायद समझ जाएंगे आप। बात फ्रायड की जा रही है, ठीक है, फ्रायड का। और दूसरा मनोवैज्ञानिक जो होंगे वो एडलर साहब होंगे। कौन होंगे, एडलर साहब। एडलर साहब का व्यक्तित्ववाद आता है, ठीक है। तो ये 2 मनोवैज्ञानिक हैं जो विश्लेषणवाद के आधार पर जो है इनका हम सिद्धांत देखेंगे, जिसमें फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद और एडलर का सिद्धांत है, एडलर का व्यक्तित्ववाद, ठीक है। एडलर का व्यक्तित्ववाद और फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, ये 2 सिद्धांत, 2 विचारक जो हैं हमारे विश्लेषणवाद के आधार पर मिलेंगे। और ट्रैट शील गुण के आधार पर भी प्रायः 2 विचारक मिलेंगे, एक कैटल मिलेंगे, एक अल्पोर्ट मिलेंगे। और टाइप के आधार पर, प्रकार के आधार पर देखा जाए तो भारतीय दृष्टिकोण मिलेगा और पाश्चात्य दृष्टिकोण मिलेगा। यहां तक तो चीजें कंफर्म है। आगे चलें अब, चलिए, ठीक है। हम प्रकार में चले, सबसे पहले टाइप,
ठीक है, टाइप की हम बात करें, पर्सनालिटी टाइप की बात कर लें, तो इसमें सबसे पहले हम भारतीय दृष्टिकोण की बात कर लें। भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर जो व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, हम उसकी बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या करें, उपनिषद की। ठीक है, उपनिषद के अनुसार व्यक्तित्व के कुल 5 प्रकार होते हैं, यानी उपनिषद ने व्यक्तित्व को 5 कोशों के आधार पर, यानी कोशों के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया, जिसमें कुल 5 कोश होते हैं। ठीक है, 5 कोश होते हैं, इनके आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें ये जो 5 कोश है, इसका नाम भी देख लीजिए आप, अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, चौथा आनंदमय कोश, और 5वां है विज्ञानमय कोश। ठीक, ये कुल 5 कोशों के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश है। ठीक, ये तो किसके अनुसार है, ये आपके उपनिषद के अनुसार, भारतीय दृष्टिकोण की मैं बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, अभी पाश्चात्य पे नहीं चर्चा होगी, अभी भारतीय दृष्टिकोण पे होगी। तो हम उपनिषद की बात कर ले तो उपनिषद ने 5 प्रकार के कोश बताए, जिसमें अन्नमय कोश होता है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश होता है। यानी अन्नमय कोश का मतलब है अन्न ग्रहण करने की प्रक्रिया के आधार पर है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह का अन्न ग्रहण करता है। जो बहुत बढ़िया अन्न ग्रहण करता होगा, उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जो किसी तरह से नमक रोटी खा के जीवन यापन करता होगा, उसका व्यक्तित्व उस अच्छे व्यक्तित्व वाले से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, प्राणमय कोश होता है, प्राणमय कोश यानी प्राणवायु से संबंधित होती है, यानी व्यक्ति के पास किस तरह का ऑक्सीजन, किस तरह की वायु, किस तरह की प्राणवायु मिल रही है, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण है। मनोमय कोश होता है, मनोमय कोश मन के आधार पर देखा जाता है। आनंदमय कोश है, यानी व्यक्ति सुखों में भी आनंद में हो, दुखों में भी आनंदित हो, इसका मतलब है कि वह उसका आनंदमय कोश होता है। यानी अगर हमें दुख का मतलब है कि कोई ऐसी समस्या हो या हम बहुत ज्यादा बीमार हों, बहुत ज्यादा क्राइसिस में चल रहे हो, तो इसके बावजूद भी यदि हम आनंदित होते हैं तो वह हमारा क्या है, आनंदमय कोश कहलाता है। और विज्ञानमय कोश प्रायः साइंस पर आधारित होता है, शरीर के आधार पर जो है प्रायः ये विज्ञानमय कोश बना है। ठीक है, तो इस तरह से कुल 5 प्रकार के कोश होते हैं, और इसी कोश का वर्णन तुलसीदास ने किया है। तुलसीदास ने इसी कोश का वर्णन किया है, किसमें किया है, अपने रामचरितमानस में। रामचरितमानस में प्रायः उन्होंने इसका वर्णन किया, वो भी किस खंड में किया, तो वह किष्किंधा खंड है। किष्किंधा कांड में प्रायः उन्होंने वर्णन किया कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रहित यह अधम शरीरा। ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रहित यह अधम शरीरा। तो इसका मतलब है कि ये 5 कोश यदि आपके शरीर में नहीं है या इनमें से कोई एक नहीं है, इसका मतलब है कि आपका शरीर अधम में है, यानी पूरी तरह से उसका विकास संभव नहीं है यदि इनमें से कोई एक कोश आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रायः ये उपनिषद के आधार पर संचालित होता है। इसके बाद हम बात कर लें, नेक्स्ट चले, इसके बाद हम बात कर लें सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व का निर्धारण। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, कपिल मुनि। यानी कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था, और उनके अनुसार जो व्यक्तित्व है वह कुल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, यानी सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है ये, रजोगुणी व्यक्तित्व,
सतोगुणी व्यक्तित्व और तमोगुणी व्यक्तित्व। ठीक है, ये 3 हो गया। यानी ये तो सांख्य दर्शन के अनुसार है, रजोगुणी व्यक्तित्व, सतोगुणी व्यक्तित्व और तमोगुणी व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व का निर्धारण प्रायः इसके आधार पर भी देखा जाता है। रजोगुणी व्यक्तित्व का मतलब है कि राजा महाराजा वाला जो जीवन जिया जाए, सतोगुणी व्यक्तित्व यानी साधु संतों वाला जो जीवन यापन किया जाए, और तमोगुणी व्यक्तित्व का मतलब है कि चोर बदमाश वाला जो जीवन यापन किया जाए। प्रायः ये जो है आपके सांख्य दर्शन के आधार पर देखे जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात कर ले, तो नेक्स्ट है हमारा आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद के अनुसार, चलिए, आयुर्वेद के अनुसार भी व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है, और इनका जो व्यक्तित्व है मुख्यतः धन्वंतरी प्रायः आयुर्वेदाचार्य के रूप में माने जाते हैं। 3 प्रकार का इनका भी व्यक्तित्व माना जाता है। ठीक है, 3 प्रकार का व्यक्तित्व माना जाता है। उसमें कौन कौन सा है? पहला है वात प्रधान व्यक्तित्व, वात प्रधान व्यक्तित्व है। दूसरा व्यक्तित्व है पित्त प्रधान, और तीसरा है कफ प्रधान। ठीक है, ये 3 प्रकार का व्यक्तित्व प्रायः जो है किसके अनुसार है? ये आयुर्वेदाचार्य के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार है, जिसके प्रतिपादक धन्वंतरी को माना जाता है। ठीक है, उन्होंने 3 प्रकार का व्यक्तित्व दिया था। वात प्रधान व्यक्तित्व है, पित्त प्रधान व्यक्तित्व है, और कफ प्रधान व्यक्तित्व। अगर हम इसकी बात करें गाइस, तो ये जो वात प्रधान व्यक्तित्व है, इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास कुछ ऐसे वात होते हैं जिसके आधार पर वह पीड़ित होता है। जैसे वात का मतलब हम साधारण भाषा में कह लें, क्षेत्रीय भाषा में कह लें, तो वायु बतास की जो प्रक्रिया होती है वह वात प्रधान होता है। ठीक है, उसके आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। पित्त प्रधान का मतलब है व्यक्ति के पास काला पित्त है कि पीला पित्त है, चूंकि पित्त प्रधानता 2 रूपों में देखी जाती है। एक को हम काला पित्त कहते हैं और दूसरे को हम पीला पित्त कहते हैं। यानी काला पित्त जो होता है प्रायः निराशावादी होता है, और पीला पित्त जो होता है वह आशावादी होता है। ठीक है, और तीसरा की हम बात करें, तीसरा जो आता है कफ प्रधान आता है। कफ प्रधान का मतलब है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हो, विभिन्न प्रकार के कफ से वो पीड़ित हो, और उसके आधार पर यदि उसके व्यक्तित्व को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है, डैमेज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आयुर्वेद के अनुसार ये व्यक्तित्व रहा। तो ये चीजें तो आज हमने दिया किसके, यानी कि जो हमारा भारतीय दृष्टिकोण था, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब हम पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। पाश्चात्य दृष्टिकोण यानी पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर अगर देखें तो इसका मतलब है कि पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं जो जिन्होंने व्यक्तित्व का निर्धारण किया था। अब वो पश्चिमी सभ्यता यानी पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है, विदेशी दृष्टिकोण क्या है, तो इसमें कुल मिला के 4 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो काफी ज्यादा फेमस हैं, काफी ज्यादा चर्चित रहते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात कर लें हिप्पोक्रेट्स का और गेलन का। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स और गेलन का जो व्यक्तित्व है प्रायः हम इसकी बात कर लें। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, सेशन हमारा लंबा चलेगा, लेकिन घबराइए मत, बहुत ही अच्छी चीजें मिलेंगी आपको। और हमेशा आप ऐसा देखिएगा, अन्य वीडियो वगैरह से भी कंपेयर कीजिएगा, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी जो कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो हिप्पोक्रेटस और गेलन की बात कर लें, इन्होंने व्यक्तित्व को 4 प्रकार से बांटा है। ठीक है, इनका जो व्यक्तित्व है उसको 4 प्रकार से इन्होंने बांटा था। पहले को हम क्या कह दें, पहले को रक्त प्रधान व्यक्तित्व, रक्त प्रधान व्यक्तित्व। दूसरा है क्रोध प्रधान व्यक्तित्व, क्रोध प्रधान व्यक्तित्व है। तीसरा है निराशावादी व्यक्तित्व, और चौथा है कफ प्रधान व्यक्तित्व। ठीक है, ये 4 प्रकार हैं हिप्पोक्रेट्स और गेलन के अनुसार। अक्सर एग्जाम में मिलता है कि गेलन ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व को बांटा था, तो 4 प्रकार से व्यक्तित्व को दिया था। हिप्पोक्रेटस ने कितने प्रकार व्यक्तित्व दिया था, तो 4 प्रकार का व्यक्तित्व दिया था, जिसमें पहला है रक्त प्रधान व्यक्तित्व, क्रोध प्रधान व्यक्तित्व, निराशावादी और कफ प्रधान।
ठीक है। अगर हम रक्त प्रधान की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति प्रसन्नचित्त होगा, क्रियाशील होगा, चंचल होगा, वो उसकी रक्त प्रधानता है। भाई जिस व्यक्ति के पास अधिक खून हो, जिसका शरीर गेहूं की तरह लाल हो, आप समझिए, वो रक्त की प्रधानता है। इसका मतलब है कि वो प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो। ठीक है। दूसरा आता है क्रोध प्रधान। क्रोध प्रधान का मतलब क्या है? क्रोधित स्वभाव होता है उसका, यानी अगर वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो हमेशा। अब सोच लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, तो इसका मतलब है कि वो अपना भी नुकसान करता है और दूसरे का भी नुकसान करता है, तो वह उसका एक व्यक्तित्व होता है। ठीक है। तो प्रायः ये क्रोधी स्वभाव होता है और ये अधिक परिश्रमी होते हैं। ये खासियत इनमें यही होती है कि ये परिश्रमी अधिक होते हैं। जो क्रोधित होते हैं वो मेहनत भी बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है। तीसरा निराशावादी। निराशावादी का मतलब है कि हमेशा वो हतोत्साहित होता है। क्या होता है वो? हतोत्साहित होता है। अब हतोत्साहित होने का मतलब है कि वो प्रायः जो है हतोत्साहित होना। ठीक है। अब हतोत्साहित है तो कठिन कार्य को देखकर घबराना, कठिन कार्य को ना कर पाना। ठीक है। यानी निराशावादी, कठिन कार्य कोई है तो देख के वो घबराने लगता है, हतोत्साहित हो जाता है। ठीक है। तो उसके आधार पे उसके व्यक्तित्व को हम बताते हैं, पता लगाते हैं। और लास्ट आता है कफ प्रधान। अब कफ प्रधान का मतलब ही है कि व्यक्ति बहुत शांत प्रवृत्ति का है। ठीक है। शांत प्रवृत्ति का हो, हमेशा वो परेशान रहता हो, हमेशा वो बीमार रहता हो, और उसका जो शरीर है वह बहुत ही दुबला पतला होता है, वह तमाम प्रकार की रोगों से ग्रसित होता है। ठीक है। तो चलें आगे। ये तो आपका गेलन और हिप्पोक्रेटस का था। दूसरा हम बात कर लें शेल्डन साहब। शेल्डन का, ठीक है, ये भी खासा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शेल्डन साहब, इनका भी व्यक्तित्व बहुत ज्यादा मिलता है। तो शेल्डन का व्यक्तित्व, यानी इन्होंने व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बांटा है। 3 प्रकार है इनका व्यक्तित्व का, लेकिन एक खासियत है कि इनके व्यक्तित्व को प्रायः हम शारीरिक संरचना के आधार पर मानते हैं। शारीरिक संरचना के आधार पर इनके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है, और इसी शारीरिक संरचना को हम क्या कहते हैं? हम इसी शारीरिक संरचना को सोमैटोटाइप कहते हैं। ठीक है। सोमैटोटाइप का व्यक्तित्व अक्सर एग्जाम में मिलता है कि सोमैटोटाइप का व्यक्तित्व किसने दिया था, तो वह शेल्डन का सोमैटोटाइप का व्यक्तित्व है। ये एग्जाम में अक्सर मिलता है। ये आप मानिए कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। सोमैटोटाइप का व्यक्तित्व या शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व। ठीक है। तो ये व्यक्तित्व 3 प्रकार का है। पहला है एंडोमॉर्फिक। ठीक है। दूसरा है एक्टोमॉर्फिक, और तीसरा है मेसोमॉर्फिक। ठीक है। ये 3 प्रकार का व्यक्तित्व जो है ये शेल्डन साहब का है, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक का मतलब होता है मोटा चौड़ा स्वभाव वाला व्यक्ति। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मोटा चौड़ा हो, विनोदी स्वभाव हो, विनोदी स्वभाव हो, और प्रायः वह सामाजिक प्रक्रिया में शामिल होता है, प्रसन्नचित्त रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है, और हमेशा वो हंसने हंसाने की बात करता है, तो प्रायः वो एंडोमॉर्फिक कहलाता है। एक्टोमॉर्फिक की अगर हम बात कर लें तो एक्टोमॉर्फिक प्रायः दुबला पतला शरीर वाला व्यक्ति होता है, यानी दुबला पतला शरीर का होता है। ठीक है। दुबला पतला शरीर का होता है और बुद्धिमान होता है, संकोची होता है, लेकिन चिड़चिड़ापन उसमें देखा जाता है। भाई स्वाभाविक है कि अगर कोई बच्चा बहुत दुबला पतला होगा तो चिड़चिड़ापन उसमें देखा जाएगा। ठीक है। तो दुबला पतला शरीर वाला होगा, वह चिड़चिड़ापन उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। बुद्धिमान स्वभाव का होता है, शरीर उसका लंबा होता है। और हम बात कर लें लास्ट का मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक का मतलब सीधे सीधे आप जान जाइए, गोल मठोल। ठीक है। गोल मठोल शरीर वाला जो व्यक्ति होता है वह मेसोमॉर्फिक के रूप में देखा जाता है। और ये जो मेसोमॉर्फिक होता है, अगर वो गोल मठोल शरीर है, इसका मतलब है कि वो सामाजिक व्यक्ति होगा, समाज में रहने वाला व्यक्ति होगा, समाज सेवी प्रवृत्ति का होगा, झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा, प्रायः वो बहुत जल्दी झगड़ा भी कर लेगा, और हमेशा वो हंसने हंसाने वाली बातें करता रहता है।
तो इस तरह से जो है ये आपका शेल्डन का व्यक्तित्व 3 प्रकार से शारीरिक संरचना के आधार पर है, ये सोमैटोटाइप का व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हमें मिलते हैं 2 और मनोवैज्ञानिक हैं, क्रेशमर। क्रेशमर की बात कर लें या इसी को हम क्या कहते हैं, क्रेचनर। क्रेशमर या क्रेचनर का जो व्यक्तित्व है, ठीक, तो ये व्यक्तित्व भी मुख्यतः 3 प्रकार से देखा जाता है। 3 प्रकार से इनका भी व्यक्तित्व आता है, क्रेचनर का भी व्यक्तित्व, और प्रायः इनका जो व्यक्तित्व है इसमें पहला है स्थनिक, दूसरा एथलेटिक और तीसरा है पिकनिक। ठीक है, और एक चीज और भी बता दूं, अंत में 3 व्यक्तित्व के 3 प्रकार के व्यक्तित्व को देने के बाद एक चौथा प्रकार का व्यक्तित्व भी इसने लाके रखा, वो है, उसको क्या कहते हैं, डायप्लास्टिक। ठीक है, ये इनका चौथा व्यक्तित्व है। ठीक है, जो बाद में ले जाके इन्होंने इसको जोड़ा है। तो एस्थेनिक, एथलेटिक और पिकनिक, ये 3 प्रकार का व्यक्तित्व होता है, ये क्रेशमर के अनुसार, क्रेचनर के अनुसार। अब ये जो एस्थेनिक है, इसका मतलब है कि ये दुबला पतला होगा व्यक्ति, लंबा कद का होगा, लेकिन आलोचक होगा। ठीक है, यानी आप चाहे तो देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, एस्थेनिक का मतलब है कि उसका जो शरीर होगा वो दुबला पतला, लंबा होगा। ठीक है, और दूसरी चीज कि आलोचक होगा और हमेशा अकेले में रहना पसंद करेगा। ठीक, दूसरा एथलेटिक, एथलेटिक का मतलब ही है कि गेम्स का कोई बंदा हो, गेम्स का कोई बच्चा हो, कोई खिलाड़ी स्वभाव का बच्चा हो, तो उसके व्यक्तित्व को हम प्रायः एथलेटिक व्यक्तित्व के आधार पर देखते हैं। ठीक है, तो ये भी जो एथलेटिक होता है प्रायः स्वस्थ शरीर होता है, खिलाड़ी स्वभाव होता है और दूसरों को आनंद देने वाला व्यक्ति होता है। और बात हम कर लें पिकनिक का, पिकनिक का मतलब ही होता है कि इंजॉयफुल। अब इंजॉयफुल का मतलब ही है कि गोल मठोल शरीर होगा तभी तो वो इंजॉय करेगा। गोल मठोल शरीर है ना, मोटा तगड़ा हो, हिष्ट पुष्ट हो, कद छोटा हो, सामाजिक होगा और हमेशा वो पिकनिक की बातें करेगा, हमेशा मौज मस्ती की बात करेगा। और बात हम डायप्लास्टिक का कर दें तो ये जो डायप्लास्टिक है अमूमन इन्हीं के आधार पर, इन तीनों के लक्षण जिसमें पाए जाते हैं उसी को हम डायप्लास्टिक कहते हैं। ये तो चीजें स्पष्ट हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट है हमारा जुंग का व्यक्तित्व। जुंग अवलिक युंग का, ठीक है, जुंग का व्यक्तित्व या युंग का व्यक्तित्व। तो जुंग का व्यक्तित्व भी मुख्यतः कितने प्रकार से है, 3 प्रकार से। ठीक है, जुंग के व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी 3 प्रकार का व्यक्तित्व माना था। सबसे ज्यादा आसान भी है और सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एग्जाम वगैरह में अक्सर मिल जाता है। तो पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक, दूसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, तीसरा है उभयोन्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है, ये आपका जुंग या युंग का व्यक्तित्व रहा। युंग के व्यक्तित्व को हम अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं, बहिर्मुखी कहते हैं और उभयोन्मुखी कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है। यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब होता है कि वह अपने राज अपने तक ही सीमित रखे और दूसरों के राज को वो जान जाए, अपना राज किसी से ना शेयर करे, वो अंतर्मुखी स्वभाव। यानी वह अपने तक ही केवल मतलब रखे। ठीक है, तो अंतर्मुखी स्वभाव के रूप में देखा जाता है। बहिर्मुखी स्वभाव का मतलब है कि समाज सेवा, हम अपने राज बता भी देते हैं और दूसरों के राज जान भी जाते हैं, वो हमारा जो है एक प्रकार से बहिर्मुखी स्वभाव कहलाता है। और उभयोन्मुखी स्वभाव का मतलब होता है कि जिनमें दोनों लक्षण, उपरोक्त दोनों लक्षण पाए जाते हैं, वह उभयोन्मुखी स्वभाव का व्यक्ति कहलाता है। तो इस तरह से ये व्यक्तित्व के प्रकार के रूप में देखा गया, ये व्यक्तित्व का प्रकार रहा और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने व्यक्तित्व के प्रकार को दिया। अब नेक्स्ट हम जो देंगे, आज का सेशन यहीं तक है, नेक्स्ट हम जो देंगे वो व्यक्तित्व से संबंधित वो सिद्धांत होगा और वो एक विश्लेषण होगा। जैसे व्यक्तित्व को हमने 3 रूपों में बांटा था, एक प्रकार के आधार पर व्यक्तित्व को दे दिया था, दूसरे को हम ट्रैट यानी शील गुणों के आधार पर दे दिए थे और तीसरे को हम विश्लेषणवाद यानी फ्रायड और
एडलर का जो विश्लेषणवाद है उस पर हमने व्यक्तित्व को मान लिया था। ठीक है, तो हमने आज प्रकार की चर्चा कर लिया है। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वह व्यक्तित्व का ट्रेट गुण इन शील गुण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। शील गुण से प्रश्न आता है जिसमें आपको अल्पोर्ट वगैरह मिलेंगे, कैटल वगैरह मिलेंगे। कैटल और अल्पोर्ट का जो व्यक्तित्व है हम उसकी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपका फ्रायड का और एडलर का मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, तो आज यहीं तक इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए